टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। सबसे पहले उन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछले दोनों वीडियो को काफी अच्छी तरह से देखा और मेरा वो वीडियो 1000 व्यू के साथ में गया। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात अभी से होती है कि मैं स्मॉल पॉकेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं और जिस तरह से आप लोगों ने उसको सराहा, लोगों तक शेयर किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पीसीएस, आरओ, एपीएस और यूपीएससी के जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको मैं प्रोवाइड करूं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करूं। मैं अभी 1-2 दिन मेरे थोड़ा स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं रहा और थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई। अब आप कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। आज हम उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को पढ़ेंगे। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ पर डे में अपना दिन स्टार्ट करता हूं और वही मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए आज के जो चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक ये बूंद दिखाई दे रही होगी, ठीक है। क्या है? बूंद है और ये बूंद बूंद गिरती है तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास अथाह सागर होता है। तो आप पर डे छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, फोकस होकर के प्रयास करते रहिए। निश्चित रूप से आप पीसीएस भी बनोगे, आरओ बनोगे और एपीएस भी बनोगे। मेरा वादा है, विश्वास है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से अपनी 9 नौकरियां मैंने क्वालिफाई की है वही मैं तरीका आपको बताता हूं जो प्रैक्टिकली है। मैं हवाई दुनिया में नहीं रहता हूं। जो मैंने जिया है, जिन आदतों के साथ मैंने सफलता प्राप्त की है वही मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात कर ले। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, आप देखते हैं कि एक सर्किल में यानी वृत्त में ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है और यहां पर 2 आपकी मछलियां आपकी बनी हुई है, ठीक है। और यहां पर आपका तीर धनुष है जिसका निशाना ऊपर है, तीर ऊपर बना हुआ है। और ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, यानी मछली और तीर कमान। जानते हैं कि 1937 में चुनाव हुए थे। 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था और उसके तहत प्रांतों में चुनाव हुए थे 1937 में हुए थे और उसी के बाद 1938 में हमने अपना यानी संयुक्त प्रांत में ये चिन्ह यानी इस चिन्ह को स्वीकार किया था। अब इस चिन्ह में 2 मछलियां क्या है, इसकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। मान्यता ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रदर्शित करती हैं और ये जो तीर है वो भगवान राम का निशान है। ये आधुनिक और जो प्राच्य विचारधारा है वो ऐसी बात कहती है, लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें इसमें तो हमें एक सील प्राप्त होती है, ठीक है। ये अवध की ये सील है और यहां पर आप यहां पर 2 बड़ी बड़ी मछलियां देख रहे हैं, ठीक है। यही बाद में इनको इस रूप में दर्शाया गया है। लेकिन अगर इस सील को हम आर्कियोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो आप देखते हैं इसका जो तीर का जो निशान है बच्चों वो ऊपर की ओर है और ये जो गंगा और जमुना जो तहजीब है, यमुना के किनारे कृष्ण की नगरी मथुरा है। मथुरा में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत धर्म तीनों का विशद वर्णन मिलता है। आर्कियोलॉजी साक्ष्य तो जैन साहित्य और आपका बौद्ध आर्कियोलॉजी का तो वहां जैन और बौद्धों का काफी मिल जाता है। और इन दोनों के प्रभाव से उधर आप जब देखेंगे तो पहले अवध की जो राजधानी थी वो आपकी फैजाबाद थी और बाद में उठ करके कहां गई? लखनऊ आ गई। तो फैजाबाद जो बसा था वो साकेत के किनारे बसा, मतलब साकेत के पास में है। साकेत जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। और यहां पर भी जैन और बौद्धों के आर्कियोलॉजी एविडेंस है, जबकि जो राम परंपरा के लोग हैं वो कहते हैं कि राम का ही जन्मभूमि ये है और विशाल मंदिर बन रहा है। हम उस वर्णन में नहीं जाएंगे, लेकिन इन 2 जमुना और इसके पीछे जैन और बौद्ध साहित्य का जो परिप्रेक्ष्य वो ये है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म और भागवत धर्म के साथ मथुरा में जो कल्चर विकसित हुआ, यमुना से जो कल्चर विकसित हुआ वो अहिंसा का कल्चर विकसित हुआ। इसीलिए आप उस क्षेत्र में कोई भी अगर किसी से धोखे से भी अगर गाय मर जाती है उससे, तो वो 5 दिन 1 हफ्ता भीख मांगता है। इतना अपराध बोध
वहां पर माना जाता है। तो इतना अवध क्षेत्र हो गया था। और अवध में जब आज आते हैं तो वहां सरयू के किनारे आपकी अयोध्या है, और फैजाबाद तो बाद में बना है, लेकिन अयोध्या में भी जैन धर्म का और बौद्ध धर्म के साक्ष्य हैं, उधर आपके राम परंपरा के भी साक्ष्य हैं। तो यहां से जो तीर है ऊपर, तीर का निशान ऊपर है, वो हिंसा का प्रतीक नहीं है, यह हिंसा छोड़ने का प्रतीक है। इसकी हम अवधारणा यहां से लेते हैं कि ये इस तरह का जो आपका जो चिन्ह मिलता है, ये बौद्ध साहित्य में मिलता है, बौद्ध आर्कियोलॉजी में ये त्रिपिटक और का ये सिद्धांत है, और जैन धर्म का भी इसे मान सकते हैं, किसी का मानिए, ये आपके दोनों में मोस्टली ये बौद्ध धर्म ही मिलता है। और इसके ऊपर ये तलवारें रखी हुई हैं, यानी इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभाव में आकर के तलवारें छोड़ दी, और जो आपका अयोध्या से लेकर के, यानी गंगा के किनारे से लेकर के यमुना तक के बीच का क्षेत्र था, वो अवध क्षेत्र हो गया था, यानी अहिंसा का क्षेत्र हो गया था। इसीलिए इसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। बाद में जब फैजाबाद में आए तो उर्दू साहित्य में इसे गंगा जमुनी तहजीब वर्ड आ गया है, लेकिन रियलिटी में इसका वर्णन ये है कि इस क्षेत्र में जो मार काट है वो खत्म कर दी गई थी, और पशुओं में जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे उसमें उसे बंद कर दिया गया था, और पशुओं को कृषि में लगा दिया था, क्योंकि यह चिन्ह बताता है कि गंगा यमुना का दुआब कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यज्ञों में इन पशुओं की बलि न दे करके इन्हें किसमें दिया जाए, इन्हें लगाया जाए खेतों और में, पशुपालन में लगाया जाए, इससे रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसीलिए ध्यान रखना, अयोध्या से लेकर मथुरा, ये जो दोनों केंद्र हैं वो गंगा जमुनी तहजीब के केंद्र माने जाते हैं। आई थिंक तुम इसका आर्कियोलॉजी महत्व तो समझ चुके होंगे। ये आर्कियोलॉजी एविडेंस मैंने आपको बताया है, साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि इनके हाथों में क्या है, ये डिटेल में नहीं, तो जब मैं उत्तर प्रदेश का जो कल्चर पढ़ाऊंगा तब उसमें आर्कियोलॉजी में क्या लिखा है, बौद्ध साहित्य में क्या लिखा है, जैन साहित्य में क्या लिखा है, भागवत साहित्य में क्या लिखा है, और राम परंपरा में इसे किस तरह से उल्लेखित किया गया है, वो मैं आपके यूपी का जो कल्चर वाला पार्ट आएगा वहां मैं बताऊंगा। अब देखें, यहां पर उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है इसे हम मोई कहते हैं, या चाकू मछली भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में से चाकू मछली कहा जाता है, जबकि वैज्ञानिक नाम चिताला है, और कहीं चीतल मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसका इसलिए मैं चीतल भी रखा है, अगर चिताला ना दे रखे या चीतल दे रखे तो मान लीजिएगा उसको, ठीक है। मोय चिताला, बात आई मेरे समझ में कि नहीं। तो ये जो मछली है कौन सी है, चिताला जो मछली है, ये उत्तर प्रदेश की क्या है, राजकीय मछली है। उसी के साथ में आप देखिए सारस, जिसका जो साइबेरिया का जो साइरस है वो हमारा क्या है, राजकीय पक्षी है, ठीक है। और इसका जो हिंदी नाम तो सारस है, अंग्रेजी नाम भी क्रेन है, और वैज्ञानिक नाम इसका ग्रूस एंटीगोन है। आपने देखा होगा निर्माण कार्यों में जो क्रेन का यूज होता है वो इसी की गर्दन, ये अपनी गर्दन से ही सब कुछ करता है और लंबी होती है, इसी के आधार पर यानी क्रेन का आविष्कार हुआ है। ध्यान रखना, जो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि जैन और बौद्ध साहित्य में, और खास करके बौद्ध साहित्य में, वो जो प्रकृति के अनुरूप उन्होंने जो उपकरण बनाए थे, एविडेंस किए, आर्य विज्ञान किया, अपने जो हथियार बनाए वो प्रकृति के अनुरूप ही बनाए थे। इसी को फिर बाद में जो अंग्रेज गए उन्होंने प्रकृति के आसपास जो भी पशु पक्षी थे उनका अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने वहां पर अपने आविष्कार किए। आप वायुयान का आविष्कार देख लीजिए, वो भी पक्षियों से ही प्रभावित है। तो ये सब भारत की भूमि से ये लोगों ने कंसेप्ट को समझा और फिर औद्योगिक क्रांति के द्वारा उसे नया रूप दे दिया। जबकि हमारे एंशिएंट कल्चर में हमारे आज भी वही है, हम थोड़ा सा भूल गए अपने पुराने साहित्य को, बौद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को। तो ये कारण है कि आज हम पश्चिम के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। चलिए, मेरा कहने का उद्देश्य है, हाँ थोड़ा एक और मुझे बताना था कि आज जो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, आज 1 तारीख है और आज रात को 9 बजे आपको पीडीएफ मिलेगी। ध्यान रखना, 9 बजे क्या मिलेगी आपको, पीडीएफ। और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर सबको फ्री है, सबको, लेकिन इसका डिस्कशन और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे पेड ग्रुप पे ही मिल पाएंगे। आप जानते हो कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, थोड़ी अल्प मैंने उसकी धनराशि रखी हुई है। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पर आरओ टेस्ट सीरीज और नोट्स 2023 जो ऑप्शन है
उसको आप क्लिक करके पेमेंट करके आप उसके सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आज जो टेस्ट है 9 बजे है, वो टेस्ट सबके लिए है। वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और मेरा जो आपका ऐप है उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राजकीय वृक्ष की बात कर ले तो अशोक की बात करते हैं। अशोक अशोक जो है वो हमारा क्या बच्चों, ये हमारा क्या राजकीय वृक्ष है। हिंदी नाम क्या है, अशोक है। अंग्रेजी नाम भी अशोक है। सीधा सीधा मतलब है कि अंग्रेजों ने हमारे टीप करके नाम दे दिया है। वैज्ञानिक नाम करें सराका अशोका है। क्या है, सराका अशोका है। अब ये क्या है, शोक क्यों है, यानी शोक और आ माने नहीं और शोक है। स्त्रियों की आज भी बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जो चूंकि हमारी मात सत्तात्मक सभ्यता रही है, और यहाँ पर स्त्रियों की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसने स्त्रियों का शोक मिटा दिया था, इसलिए इस वृक्ष का नाम अशोक रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इसके अशोक नाम रखे जाने का मतलब आयुर्विज्ञान में के जो लक्षण है उसकी वजह से इसका अशोक नाम रखा गया है। आप अशोका रिष्टि एक दवा भी आती है इसी के नाम से, इसी का ही वो अरिष्टि है। तो कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश की आप जो भूमि पढ़ रहे हैं, जहाँ की आप IAS भी बन सकते हैं, यहाँ यूपी कैडर से आप PCS बन सकते हैं, और आप RO या APS बन सकते हैं। तो आपको अपने प्रदेश की जो उज्ज्वल संस्कृति है उसके बारे में जानना चाहिए। और ये क्यों रखे गए हैं, जब आप तो लिखेंगे ना तो इसके जो एविडेंस के साथ जब लिखेंगे, कभी प्रतीक चिन्ह वाला मेंस में लिखने को आ जाए, तो जब ये एविडेंस देंगे तो आपका जो आंसर है और से बेहतर हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। तो जो मेरे जो कल्चर वाला जो पार्ट पढ़ाऊंगा वहां पर बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये PT के हिसाब से तो उतना डिटेल में यहाँ नहीं आता है। इतने से काम चलाते हैं, बाकी मेंस में देखेंगे। और राजकीय पुष्प देखिए टेसु, ये इसे जंगल की आग भी कहते हैं। और जब ये खिलता है ना तो पूरा का पूरा पहाड़ बिल्कुल लाल दिखता है, जैसे कि जो लाल कोयला होता है जला हुआ वो दिखता है, जस्ट वैसे दिखता है। और मुझे तो इसका बहुत विशेष अनुभव है, क्योंकि मैंने 17 साल मैंने नौकरी की है मध्य प्रदेश में। तो वहां पर जब ये खिलता है ना तो आप देखिएगा, देखने में इतना अच्छा लगता है कि आप जो फिल्मों में देखते हो, जो सीन देख के आनंद लेते हो, ये इन जब प्रकृति का सौंदर्य आप बुंदेलखंड में आप जाएंगे, और खासकर नवंबर में इस टाइम में आप जब देखने जाएंगे तो वहाँ बहुत हरियाली अलग रूप से दिखाई देगी। तो ये जंगल की आग, हिंदी में इसे पूछा जाता है कि जंगल की आग किसे कहते हैं, तो ये टेसु कहते हैं इसे भाषा में। वैसे कहते हैं पलास, ठीक है, ढाक और टेसु, तीनों नाम से कहीं आ सकता है। पिछली बार पूछा गया था, टेसु पूछा गया था। और इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका क्या है बच्चों, वैज्ञानिक नाम है। और ध्यान रखना, पहले जो होली में जो रंग बनाए जाते थे वो टेसु से ही बनाए जाते थे। आज जब से जर्मनी ने कलर का आविष्कार किया, रासायनिक कलर का, तब से इसका थोड़ा प्रभाव कम हो गया है, वरना भारत की जो होली है वो टेसु से ही खेली जाती थी। राज्य पशु की बात करें, यानी स्टेट एनिमल की बात करें, तो स्वैम्प डियर जो है जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं, और इसका जो पर्यायवाची है वो चीतल है। वैज्ञानिक नाम है रूजरबस डुआ ओसेली, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है बारहसिंगा है। ये सींग इस टाइप के होते हैं, कभी कभी ये आपस में लड़ जाते हैं और फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि निकल नहीं पाते हैं, और फिर दूसरे जानवर आकर के दोनों का शिकार कर लेते हैं। इसलिए कभी भी आपस में लड़ने नहीं चाहिए, और विवाद भी हो जाए तो निकल लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट आपका ही लॉस होगा। तो अपना लॉस न करते हुए आपको विवादों से बचना चाहिए। बारहसिंगा का नाम की कहानी बताने का मेरा यही कारण था आपको। अब आया अच्छा, ये पूरे वो हो गए। हाँ, मैंने आपको हालांकि पहले बता दिया कि नोट्स कैसे खरीदें। वो ये प्ले स्टोर पर जाएंगे और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी डाउनलोड कर लेंगे, और वहां से RO टेस्ट सीरीज एंड नोट्स 2023 को पेड कर लेंगे। मात्र आप सोचिए, मैं 2500 रुपए क्या दे रहा हूं, इतना सस्ता कोई नहीं देगा, गारंटी है। 200 आपके टेस्ट में इसकी पूरी रिकॉर्ड वीडियो आपको मिलेंगे, साथ ही आपको जो मैं नोट्स दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, उनके सारे के सारे वीडियो भी आपको पर डे के हिसाब से मिलेंगे। अब सोचो, 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको पर डे दूंगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर मेरे साथ आप मेहनत कीजिए, गारंटी है कि आप सफल होंगे। कोई माइका लाल तुमको
नहीं रोक पाएगा। कोई ससुराल चाहे कि हम पढ़ा देंगे और ऐसा कोई हवा में तीर से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप उतनी मेहनत मेरे साथ कीजिए, तब जाके सफल हो जाओगे। ध्यान रखना, बिना कुछ पे किए हुए अर्थात आप सेक्रीफाइस किए हुए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी से अच्छी मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने माता पिताओं की आंखों में सपने देखिए, तब मालूम पड़ेगा कि जब लग जाते हैं तो उनकी आंखों में क्या दस से दिखाई देता है, उनकी आंखों में कितनी मोहकता, उनकी आंखों में कितनी खुशी की जो लहरियां हैं वो दिखाई देती हैं, तब महसूस करेंगे। और आप भी देखिए, जब ऑफिस से जब घर पे आते हैं तो सब कुछ समाज बदला हुआ सा दिखाई देता है, लोगों का आपके प्रति नजरिया बदला हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बच्चों। अपने आप को ये जो 60 दिन है उसमें झोंक दीजिए और उसके बाद सफल हो जाइएगा। मेरी हार्दिक कामनाएं आपके साथ में है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके इस सफलता की भागीदारी में मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।